नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स क्वेश्चन का पार्ट नंबर 14 है। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो पहले के मैंने 13 पार्ट बनाए हुए हैं उनको ज़रूर देखा होगा। ये सारे जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आपके आगामी एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, रेलवे और पुलिस एग्जामिनेशन जो भी एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। खास करके एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ एस्पिरेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो इस पूरे सीरीज को अच्छे से फॉलो करें और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको सॉल्व करें और उनकी प्रैक्टिस भी करें। आपको इसका फ़ायदा देखने को ज़रूर मिलेगा। आप अगर इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, कोई भी मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको इसका डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको इसका जो प्रॉफिट होगा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। उसका यूज़र नेम है @thefinaltouch। आपको टेलीग्राम पे जा करके बस टाइप करना है @thefinaltouch और आप वहाँ पहुँच जाएंगे। उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ A shopkeeper marks the price of an article in such a way that after allowing a discount of 22%, he get a gain of 11%. If the mark price is rupees 888 यानी 888, then the cost price of the article is। क्वेश्चन बेसिकली ये बोल रहा है कि एक दुकानदार है, उसने क्या किया कि अपने आर्टिकल, एक सामान है, उस सामान को इस तरीके से डिस्काउंट देता है कि 22% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 11% का क्या होता है, फ़ायदा होता है। और इसमें बोला है कि यदि मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य 888 रुपया है तो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्क प्राइस जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पे दिया जाता है और जो प्रॉफिट यानी कि लाभ होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य पे होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ बोला है कि 22% का डिस्काउंट दिया है। 22% के डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, अगर 22% दिया है इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये कितना आएगा, 2/11 22/50। ठीक है, और चूंकि ये डिस्काउंट है तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस ले लेंगे। मतलब ये कि मार्कअप प्राइस कितना था, 50 था, उसमें से 11 का डिस्काउंट दे दिया गया। ठीक है, तो अगर 50 का कोई सामान है और 11 का डिस्काउंट दे देंगे तो कितने का हो जाएगा, 50 में से 11 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 50 में से 11 माइनस करके सेलिंग प्राइस लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिख लिया मार्क प्राइस, यहाँ लिखा सेलिंग प्राइस और यहाँ लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस 50 है, उसमें 11 यूनिट अगर हम माइनस करेंगे तो 50 में 10 माइनस करोगे 40 होगा, 40 में फिर एक और माइनस कर दो कि कितना हो जाएगा, 39 यानी कि 39। ओके, आगे बोल रहा है कि उसे 11% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। मान लो कि वो सामान कितने का है, 100 रुपये का है, 100 यूनिट का है, मान लो 100 यूनिट का है, और अगर इस 100 यूनिट पे उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 11% का, तो 100 का 11% कितना होगा, 11 होगा। यानी जो उसका सेलिंग प्राइस आएगा कितना आ जाएगा, 100 + 11 यानी 111। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यानी 111 से क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, तो उसको हम वहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपया है तो 11% प्रॉफिट जब होगा, उसको गेन होगा, लाभ होगा, तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 111 यूनिट। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ सेलिंग प्राइस 39 है और यहाँ सेलिंग प्राइस 111 है। ये तो घोर नाइंसाफ़ी है, तो इसके साथ इंसाफ करेंगे और हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों सेलिंग प्राइस है और इन दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम 39 में 111 से गुणा करेंगे और 111 में 39 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और अगर हम 39 में 111 से गुणा करेंगे तो ये नाराज़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो अगर हम 111 से यहाँ गुणा करेंगे 39 में तो हम 50 जो है मार्क प्राइस, इसमें भी 111 से गुणा करेंगे। उसी तरह से अगर हम 111 में 39 से गुणा करते हैं तो ये नाराज़ हो जाएगा। तो इसको बराबर करने के लिए अगर इसको 39 से किया तो इसको भी 39 से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पे हमने इसको, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि 111 से गुणा कर दिया और यहाँ 39 से, तो हमें यहाँ भी 111 से गुणा करना पड़ा और यहाँ 39 से गुणा करना पड़ा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो दोस्तों, बोला है कि मार्क प्राइस कितना है 888 है। हमारा मार्क प्राइस कितना हमने निकाला 50 इंटू 111 यूनिट। आपको सॉल्व इसको पूरा नहीं करना है, बस ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। तो 50 इंटू 111 यूनिट बराबर है किसके 888 के, ठीक है। तो 11 8 कितना हो जाएगा 888, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 8/50 रुपया, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना है उसका, यानी 100 इंटू 39 की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/50 इंटू 100 इंटू 39। 50 दूनी का कितना हो जाएगा 100, 50 दूनी का 100 होगा, 8 दूनी कितना होता है 16, यानी 16 इंटू 39। अब इसको आप गुणा कर लो, 16 नवा कितना होता है 144, हासिल 14 आएगा, और 16 तिया 48 और 10 58 और 4 कितना हो जाएगा 62, यानी 624 रुपया उसका क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 624 रुपये। दोस्तों सेलिंग प्राइस पूछेगा तो वो भी आप निकाल सकते हैं इसी तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री का है। इसमें बोला है कि PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच PQ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, QR is equal to 16.8 centimeter, RS is equal to 14 centimeter and PS is equal to 25.2 centimeter and PR bisect QS. What is the value of X? मतलब बोला है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। इन विच PQ, जिसमें क्या है PQ जो साइड है वह 1 सेंटीमीटर की है, QR साइड जो है 16.8 सेंटीमीटर की है, RS जो है 14 सेंटीमीटर का है, और PS जो है वह 25.2 सेंटीमीटर का है, और PR जो है वह QS का द्विभाजक है ना, समद्विभाजक है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ X? X का मान बताना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फिगर बना देता हूँ। यह हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। ये हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया, ठीक है। ये आपका PQRS हो गया, ओके। तो दोस्तों और यहाँ पे आपका ये PR हो गया और ये QS हो गया, ठीक है। बोला क्या है कि PR QS को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं। दोस्तों आपको याद रखना है एक चीज़, ये नोट आपको याद रख लेना है कि जब कभी भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हो और जैसे PQR एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो, उसमें PR जो है QS को अगर बाइसेक्ट करे तो PQ और RS का जो रेशियो होता है, PQ और RS का जो रेशियो होता है वह PS और QR के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। इसको याद रख लेना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर PR जो है QS को बाइसेक्ट करे तो PQ अपॉन RS बराबर होता है PS अपॉन QR के, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है। तो हमें क्या दिया है, PQ की वैल्यू क्या दी गई है, PQ की वैल्यू X दी गई है, यानी X अपॉन RS की वैल्यू क्या है, RS की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर, RS इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, यहाँ हमने लिख लिया इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे PS की वैल्यू दी गई है 25.2 सेंटीमीटर अपॉन QR की वैल्यू क्या है 16.8, तो यहाँ लिख लेंगे 16.8 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 14 एकम 14, 2 बचेगा, 14 दूनी का 28, दशमलव एक स्थान पे है यानी कि इसको हटा देंगे, ये खत्म हो गया दशमलव, 252/12 बचा। अब इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 दूनी का 24, 1 बचेगा और 12 एकम 12, यानी x की जो वैल्यू आई 21 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है ये, इसको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये और बार बार पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला है कि अनु स्पेंड्स 68% ऑफ हर मंथली इनकम इफ़ हर मंथली इनकम इंक्रीजेस बाई 20% एंड हर मंथली सेविंग इंक्रीज बाई 9:3/8%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन हर मंथली एक्सपेंडिचर इज़। यानी कि अनु है वो क्या करती है, अपने मासिक जो वेतन है उसका 68% क्या करती है, वो
खर्च कर देती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उसका जो वेतन है वह 20% से बढ़ जाता है और उसकी जो मासिक बचत है, सेविंग्स है, वह 9 से 3/8% से बढ़ जाता है। तो पूछ रहा है कि उसका जो मंथली एक्सपेंडिचर यानी कि जो मासिक व्यय है, खर्चा है, वह कितने परसेंट से बढ़ता है, ठीक है। देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों। देखो, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि उसका जो इनकम है 100 रुपये का है, ठीक है। 100 रुपये का इनकम है, वो कितना खर्चा करती है? 68%। अगर 100 रुपये में से 68 रुपये उसने खर्चा कर दिया, 68 यूनिट उसने खर्चा कर दिया, तो कितना बचा उसके पास? 68 और 2 70 और 30 100, यानी कि 32 यूनिट क्या करती है? सेविंग करती है। 100 रुपये उसका पूरा जो कमाई है वो है, उसमें से 68 रुपये उसने खर्चा कर दिया, तो उसके पास बचत कितने का हुआ? 32 रुपये का। और फिर आगे बोल रहा है कि उसका इनकम 20% से बढ़ जाता है, यानी कि ये जो 100 है अगर 20% से बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 120। ये 120 हो जाता है, ठीक है। 100 का 20% क्या होता है? 20 होता है। तो ये 100 से 20 बढ़ के 120 हो गया इसका वेतन। और इसका जो सेविंग है, ये जो 32 है, ये बढ़ जाता है 9:3/8% से, ठीक है। तो सबसे पहले हम 9:3/8% को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो, इसको आप करोगे तो 8 9 72 और 3 75 हो जाएगा, यानी 75/8%, ठीक है। अब इसको परसेंट को अगर हटाओगे यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा? 75/8 इंटू 1/100। इसको सॉल्व करोगे, 25 तियाँ 75 और 25 चौके 100, ये अल्टीमेटली कितना बना? 3/82, 3/32, 8 चौके 32, 3/32 बना, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, 3/32। 3/32 का क्या आया? चेंज आया इसमें, ठीक है। 3/32 का चेंज आया किसमें? तो उसकी बचत में, उसकी बचत में 3/32 यूनिट का चेंज आता है, यानी कि क्या होता है? इंक्रीज आता है। तो 32 का 3/32 कितना होगा? 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि इसका जो खर्चा है, बचत है, उसमें 3 यूनिट की बढ़ोतरी हो गई। कैसे हुई मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करके बताया था, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 32 और 3 कितना हो गया? 35। इसका जो टोटल बचत हो गया अब कितना आ गया? 35 यूनिट हो गया। 120 यूनिट इसकी कमाई है, 35 यूनिट इसका क्या हो जाएगा? बचत हो गया। तो इसका खर्चा कितना आएगा? 120 में से 35 माइनस कर देंगे। अगर 120 में से 30 माइनस करेंगे तो 90 बचेगा, और 90 में फिर 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 85 आ जाएगा। यानी कि अब इसका जो मासिक जो व्यय है, जो खर्चा है, वह कितना हो गया? 85 यूनिट का, यानी 68 रुपये पहले खर्चती थी ये, अब कितना खर्च कर रही है? 85 रुपीज़। यानी कि कितने रुपए ज़्यादा खर्च कर रही है? ये 17 रुपये ज़्यादा खर्च करेगी। 85 माइनस 68 करेंगे तो 17 यूनिट आएगा, यानी 17 यूनिट ज़्यादा खर्च करती है। किससे? किस पे खर्च करती है? तो 68 रुपये पे। यानी कि देखो, हमको निकालना क्या है? कितना इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज किस पे हुआ? तो जो पहला इसका खर्चा था उस पे, है ना। यानी बेस कितना हो जाएगा? 68। तो 17 यूनिट एक्स्ट्रा खर्चा करती है, किससे? तो 68 यूनिट जो पहले खर्चा करती थी उससे, यानी 17/68 इंटू 100 कर देंगे। 17 चौके 68 और 4 25वें 100%, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 25% उसका क्या हो जाएगा? उसके मंथली खर्चे में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा, 25%, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। देखिए, इसमें बोल रहा है कि ए सम लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट ₹1250 इन 1 ईयर एंड ₹1458 in 3 years at a certain rate % per annum. What is the simple interest on the same sum for 5:2/5 years at the same rate of interest? ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखते हैं तो पहले राउंड में आपको इनको छोड़ना है। जो आसान क्वेश्चन हैं उनको कर लेना है, लास्ट में इनको करना है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं, ये टाइम लेंगे ही लेंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोला है कि एक सम है, किसी मतलब कि एक कुछ रुपया है, उसको जब हम चक्रवृद्धि ब्याज पे रखते हैं 1 साल के लिए तो 1250 रुपये मिलता है कुल मिलाकर के। जो मिश्र धन आता है, जो अमाउंट आता है 1250 का आता है। उसके बाद अगर हम उसी पैसे को 3 साल के लिए रखते हैं तो जो मिश्र धन यानी अमाउंट आता है वह 1458 रुपये आता है, ठीक है। कुछ रेट इंटरेस्ट जो है
है, हमको पता नहीं है रेट इंटरेस्ट क्या है, तो पूछ रहा है कि उसी इंटरेस्ट पे अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे रखेंगे, यानी उसी रेट पे अगर हम सिंपल इंटरेस्ट हम अगर कैलकुलेट करें 5/2/5 साल के लिए, तो कितने रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा हमें। ठीक है, चलो देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि जो अमाउंट बराबर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+R/100 टू द पावर टाइम। ठीक है, ये क्या होता है, ए आपका अमाउंट है, पी आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन है, आर जो है दर है, और टी क्या है, टाइम है। ठीक है, तो अब जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं उनको यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो एक जगह पे क्या रखेंगे, 1250 पहले एक साल के लिए किया गया है, प्रिंसिपल तो वही रहेगा, 1+R/100 टू द पावर कितने साल के लिए है, तो 1 हो जाएगा, 1 साल के लिए है। और दूसरी बार में 1458 रुपये रखा गया है, प्रिंसिपल वही है, 1+R/100 टू द पावर कितने दिनों के लिए, तो 3 सालों के लिए। अब ये वाले देखो, इसको हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट वाले से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितना बच जाएगा, 1458 डिवाइडेड बाई 1250 इज इक्वल टू, देखो ये सेम है, ये सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, पावर 2 बचेगा। ठीक है, यानी 1/1+R/100 की पावर 2 बचेगा। ठीक है, अब अगर इसको हम कैंसिल आउट करें तो ये कितने बार में कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 नवा 18। इसको करेंगे 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, है ना, यानी 729/625 इज इक्वल टू 1/1+R/100 का पावर 2 आ गया। ठीक है दोस्तों ये आपको लग रहा होगा काफ़ी लंबा मेथड है, लेकिन अगर आप 2-4 बार इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो काफ़ी स्पीड आपकी आ जाएगी। इसमें कुछ ट्रिक अगर आप सोचेंगे तो फिर एग्जाम में आप भूल जाएंगे। इस मेथड को सीख लेंगे तो आराम से आप एग्जाम में भी क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। 1 मिनट लगेगा लेकिन क्वेश्चन सही सॉल्व होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए, अब मैं इसको हटाता हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखो अगर मैं इसको लिखूँगा और थोड़ा सा लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, 1+R/100 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 625/729 आ जाएगा। यहाँ कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान से एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि अच्छा हाँ, यहाँ पे गलती हुई है। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखो हमने यहाँ पे क्या किया है कि देखो यहाँ 1458 है, 1458/1250 लिखा है हमने। ठीक है, और यहाँ नीचे में ये नहीं आएगा, ये जो है आ जाएगा ऊपर में। यानी कि देखो क्या करेंगे हम कि 1+R/100 टू द पावर 3/1+R/100 से डिवाइड करेंगे तो 1+R/100 टू द पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 में नहीं आएगा ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। तो अब हमने आगे क्या लिखा था कि 1+R/100 टू द पावर 2, उसको करेक्ट कर लीजिएगा जो मैंने बताया आपको अभी। 1+R/100 टू द पावर 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको मैंने कैंसिल आउट किया था तो ये 729 आया था, और नीचे वाला कितना आया था, 625 आया था। तो इसको लिख लेंगे 729/625। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ। देखो हमारा क्या आ गया, 1+R/100 इज इक्वल टू 729/625 का पावर 2। क्यों, 1/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर में 2 था तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये 1/2 का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ से अगर हटा दूंगा तो ये क्या बचेगा, ये बच जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, तो 729/625 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 का स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूंगा 27 का स्क्वायर, इसको लिखूंगा 25 का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली क्या बच जाएगा, 1+R/100 इज इक्वल टू 27/25। ठीक है, अब इस 1 को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या बचेगा, R/100 इज इक्वल टू 27, इधर लेके जाएंगे ये -25, यानी 27 - 25/25 हो जाएगा, 27 - 25/25 हो जाएगा। 27 में से 25 माइनस होगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी 2/25। ठीक है,
इसको सॉल्व किया मैंने, 27 माइनस 25/25 किया तो 27 में से 25 माइनस होगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2/25 तो 25 चौके 100, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 25 चौके 100, तो रेट कितना आ गया, R इज इक्वल टू 8%। R आपका कितना आ गया, 8% आ गया। दोस्तों अभी हमने रेट निकाला है, अभी हमें बहुत आगे जाना है, ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में लंबा है। R इज इक्वल टू 8, इसका क्या आ गया, रेट आ गया, इसका रेट कितना आया, R इज इक्वल टू 8%। चलो अब जब यहाँ पे रेट हमने निकाल लिया R इज इक्वल टू 8% का, हमें अब क्या चाहिए कि प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल कितना था। तो प्रिंसिपल अगर हमें निकालना है तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ 1250 इज इक्वल टू प्रिंसिपल P इंटू 1 प्लस R इज इक्वल टू 8/100 कर लेंगे पहले वाले इक्वेशन से, क्योंकि ये 1 साल का अमाउंट था। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 25 में 100 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1250 इज इक्वल टू प्रिंसिपल P इंटू 25 और 2 27/25, ठीक है। तो आपको इसको पूरा कैंसिल नहीं करना है, बस इतना देख लो कि प्रिंसिपल कितना आ गया, 25 इंटू 1250 डिवाइडेड बाई 27, ठीक है, 25 इंटू 1250 डिवाइडेड बाई 27 कितना क्या आया, प्रिंसिपल आया, ठीक है, 25 इंटू 1250/27, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं इसको हटाता हूँ, तो हमारा प्रिंसिपल आ गया था 25 इंटू 1250/27। हमको क्या निकालना है, SI निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T/100 होता है। SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100 होता है। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। अब यहाँ पे इंटू करके हम क्या लिखेंगे, रेट लिखेंगे। रेट कितना है, 8% का दर है, इंटू टाइम कितना है, तो 5:2/5 है ना, तो 5:2/5 ईयर। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 बचे 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27, यानी 27/5 साल का टाइम है। तो यहाँ पे लिखेंगे 27/5, ये क्या हो गया, टाइम हो गया, एंड अपॉन करके कितना करेंगे, 100 होता है ना, P इंटू R इंटू T/100। तो यहाँ क्या कर लिया, 25 इंटू 1250/27 इंटू 8 इंटू 27/5/100, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपका क्वेश्चन। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ऐसे सवाल अगर दिख जाए तो उनको छोड़ना होता है, तुरंत आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं इस सवालों को, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो ये हो जाएगा 25 चौके 100 और ये हो जाएगा 4 दूनी का 8, 27 से 27 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितने बार में कैंसिल होगा, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, एक 0 आ जाएगा। तो कितना बचा, SI इज इक्वल टू 250 इंटू 2, यानी 250 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 500, ठीक है दोस्तों। तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 500 रुपये, यानी कि जो उस पर सिंपल इंटरेस्ट होगा वह कितना हो जाएगा, 500 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में दिखे तो अभी मैं बोलता हूँ पहले इसको मत करना, इसको छोड़ देना, लास्ट में करना। मेथड इस तरीके से करोगे तो 2-3 बार टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद समय लगना कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा सवाल है, देखते हैं क्या पूछ रहा है इसमें। बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 30 बॉयज़ इज 88 एंड व्हेन द टॉप 2 स्कोर्स वर एक्सक्लूडेड द एवरेज मार्क्स रिड्यूस टू 87.5। इफ़ द टॉप 2 स्कोर्स डिफर बाई 2 देन द हाइएस्ट मार्क्स इज। यानी कि बोला है कि 30 बॉयज़ हैं, 30 लड़के हैं, उनका जो औसत है, उनके जो अंकों का औसत है 88 है, ठीक है। उसमें से जो 2 टॉप स्कोरर हैं उनको जब हटा लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, तो जो औसत स्कोर है उनका, जो औसत अंक है वह कितना हो जाता है, 87.5 हो जाता है, ठीक है। और बोला है कि जो टॉपर्स हैं, जो टॉप स्कोरर्स हैं, उनके अंकों के बीच का अंतर जो है 2 है। तो पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा जिसके अंक हैं उसका बता दीजिए कि कितने उसके अंक हैं, ठीक है। आप इसको नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं, XY मान करके। मैं बताता हूँ कैसे इसको करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। देखो इसमें बोला है कि 30 बॉयज़ हैं और 88 उनका क्या है, एवरेज है। 2 टॉप स्कोरर को निकाल लेते हैं। अगर 2 टॉप स्कोरर को निकालेंगे हम तो क्या करेंगे, वो पहले अपना जो 88 है ना उसको लेके चले जाएंगे। मान लो कि
एवरेज का मतलब क्या होता है कि भाई 30 लोग हैं, सबके पास 88 88 88 है, ठीक है। एवरेज का मतलब वही होता है कि सबके वो बराबर बराबर कोई चीज़ बांट देना, ठीक है, सबको बराबर बराबर कोई चीज़ बांट देना। तो हमने क्या किया कि सबको बराबर बराबर 88 88 बांट दिया। जब हम इन दोनों को निकालेंगे तो ये पहले अपने 88 और 88 जो मार्क्स हैं वो लेके निकल जाएंगे। तो एक 88 लेके निकलेगा तो दोनों का कितना हो जाएगा 88 इंटू 2, यानी कि 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17, यानी 176 तो ये लेकर निकले। फिर आगे ये बोल रहा है कि जब ये निकलते हैं ना तो 87.5 हो जाता है एवरेज। मतलब क्या कि जो और लोग हैं उनसे भी ये लोग क्या करते हैं 0.5 लेके सबसे निकलते हैं। यानी एक बंदा क्या करता है कि सबसे 0.5 लेकर निकलता है। कितने लोगों से? तो 2 लोग तो निकल चुके हैं, जो बाकी बचे 28 लोग हैं उनसे क्या करते हैं 0.5 लेके निकलते हैं। तो बाकी कितने लोग हैं 14 लोग हैं। तो एक आदमी 14 लोगों से अगर 0.5 लेगा तो कितना लेके निकलेगा वो 7 लेके निकलेगा। और कितने लोग निकल रहे हैं 2 लोग लेके निकल रहे हैं, ठीक है। तो एक अगर 7 लेके निकला तो 2 कितने लेके निकलेंगे 7 इंटू 2 यानी कि 14, ठीक है। तो टोटल इनके अंक का योग कितना हो गया, जो मान लो कि एक ए है और एक बी है, ठीक है। तो इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा 6 4 10, 7 1 8 और 1 9 और ये हो जाएगा 1। यानी कि ए और बी जो हाईएस्ट स्कोरर हैं दोनों, है ना, दोनों टॉपर्स हैं, तो इनका जो स्कोर हो गया 190 हो गया। और क्वेश्चन में बोला है कि इनके अंकों के बीच का अंतर जो है कितना है 2 यूनिट का है, ठीक है। तो इसमें जो हाईएस्ट स्कोर जिसका है उसका बताना है। दोस्तों यहाँ पे ए माइनस बी, यानी कि ए क्या है बड़ा है बी से, यानी ए क्या है हाईएस्ट स्कोरर है। तो अगर हम ए प्लस बी इज इक्वल टू 190 है और ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 है, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 2a इज इक्वल टू माइनस बी, बी माइनस बी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 190 और 2 192। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 9 18, 2 9 18 और 2 6 12, यानी a इज इक्वल टू 96 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, ठीक है। तो हाईएस्ट मार्क कितना हो जाएगा 96। अगर आपसे पूछता कि जिसका सेकंड हाईएस्ट मार्क्स है वो कितना होगा, तो आप सिंपली क्या करोगे कि यहाँ पे एक की जगह पे 96 रख दोगे, यानी कि b इज इक्वल टू 190 माइनस 96 कर दोगे तो उसके भी अंक निकल जाएंगे। दोस्तों इस तरीके से अगर आप सोचोगे, एक बार सोचने की कोशिश करना जैसे मैंने सोचने के लिए आपको बोला है, ठीक है। वैसे अगर आप सोचोगे तो क्वेश्चन काफ़ी जल्दी होगा और काफ़ी कम समय में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।